अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद करते हुए आज का मौजू शेयर कर रही हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है और हम सब ही कभी न कभी इस बीमारी का शिकार ज़रूर हुए हैं। आज हम बात करेंगे थकावट पर। जी हाँ, आज हम फिटेज पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आज की अपनी व्लॉग स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि मेरा चैनल ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो मालूमात मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाती हूँ वो आप लोगों के ज़रिए मज़ीद लोगों तक पहुँच सकें और किसी को अगर उस मालूमात से, उन दवाइयों से कोई भी शिफा हासिल हो सके तो इस जज़ाए खैर में आप सब भी मेरे हिस्सेदार होंगे। तो चलिए आज का मौजू स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे थकावट पर। तमाम दिन काम काज करने के बाद रात को थकावट का एहसास होना या सारा दिन एक बिज़ी शेड्यूल में गुजारने के बाद रात को थकावट का इजहार करना ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बग़ैर किसी काम काज के या बग़ैर किसी हैवी शेड्यूल के फॉलो करने के अगर सारा दिन ही थकावट का एहसास किसी इंसान को होता है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका फिर हमें इलाज करवाने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि बग़ैर किसी रीज़न के थकावट का शिकार होना बहुत सी कमज़ोरियों को और जिस्म में मौजूद बहुत सारी बीमारियों का निशानदेही करता है, जिसको हमें फाइंड आउट करने की शदीद ज़रूरत होती है। थकावट के ज़िम्मे जो दूसरी बड़ी रीज़न हमारे सामने आती है वो है बेख्वाबी या नींद की कमी का शिकार लोग या ऐसे अफराद जो बेख्वाबी का शिकार रहते हैं वो अक्सर थकावट का भी शिकार रहते हैं। ऐसे लोग थके थके ही सोते हैं और थके थके ही उठते हैं, यानी उनका माइंड फ्रेश नहीं होता और वो हर वक्त थकावट का ही रोना रोते रहते हैं, चाहे वो किसी स्लीपिंग पिल्स का सहारा लें नींद के लिए या कुछ भी नींद की कोशिश करें आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन वो थके हुए ही सोते हैं और जब वो उठते हैं तो ना ही वो जिस्मानी लिहाज से और ना ही वो जहनी लिहाज से फ्रेश होते हैं। लिहाजा दूसरी बड़ी रीज़न जो हमारे पास फिटेज के लिए आई वो डिप्रेशन के बाद बेख्वाबी या नींद की कमी के शिकार अफराद। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज़ में शिकार अफराद भी अमूमन थकावट का शिकार रहते हैं और ख़ास कर उस वक्त जब उनकी शुगर बढ़ी हुई हो, तो ये एक रीज़न होती है फिटेज की। लेकिन जैसे ही शुगर नॉर्मल होती है तो ये फिटेज इनकी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें उन अमराज का जिसमें कि फिटेज हमें वाज़े तौर पे नज़र आती है, तो वो कुछ अमराज जैसे कि टीबी के बाइस, गुर्दों के प्रॉब्लम्स के बाइस, कैंसर के बाइस, एड्स के बाइस, खून की कमी के बाइस, जिगर के अमराज की वजह से, मुख्तलिफ गदूदों में ख़राबी की वजह से, जैसे थायराइड ग्लैंड भी एक गदूद है और थायराइड के मरीज़ों में भी हमें फिटेज बहुत ज़्यादा नज़र आती है। इस तरह इसके अलावा हार्ट पेशेंट के जो होते हैं उनमें भी थकावट वाज़ेह नज़र आती है। तो ये बाज़ ऐसे अमराज हैं जिसमें हमें फिटेज या थकावट बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। इसके अलावा भी दीगर अमराज हैं जिसमें थकावट नज़र आती है और जैसे कि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीवर हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये अमराज दूर होते जाते हैं तो उनके फिटेज या थकावट की शिकायत भी मरीज़ों में कम हो जाती है। लेकिन बाज़ अमराज ऐसे होते हैं कि जिनमें थकावट की शिकायत मर्ज़ के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जब हम मरीज़ की एक हिस्ट्री ले लेते हैं और हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये मरीज़ फिटेज का शिकार है या थकावट का शिकार हो रहा है, तो अपनी जो तशख़ीस है उसको मुकम्मल करने के लिए हमें बाज़ लेबॉरेटरी टेस्ट का सहारा भी लेना पड़ता है। तो इस ज़िम्मे में हमें सबसे पहले जो लेबॉरेटरी टेस्ट करवाना होता है वो खून में शुगर की मिक़दार को चेक करना होता है, क्योंकि अगर शुगर ठीक नहीं आ रही तो ये भी एक रीज़न होती है फिटेज की। इसी तरह से यूरिया क्रेटिनिन को भी ब्लड में हमें लेवल चेक करना नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यूरिया की और क्रेटिनिन की मिक़दार ब्लड में बढ़ रही है
تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ گردوں کا انفیکشن یا گردے خرابی کی سمت جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا ورک صحیح نہیں کر پا رہے اور مریض تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا امیون سسٹم متاثر ہو رہا ہے۔ اصل میں مریض کا امیون سسٹم متاثر ہوتا ہے تو وہ جسمانی کمزوری اور ذہنی کمزوری کا بیک وقت شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ ٹیسٹ کروانے لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ میں ہمیں کیلشیم، فاسفورس اور الیکٹرولائٹس کو چیک کروانا بھی ازحد ضروری ہے کہ اس کا لیول کہیں گر تو نہیں رہا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے فٹیج کی۔ اسی طرح جگر یا دل کی بیماریوں میں جو مبتلا مریض ہوتے ہیں ان کے بھی جو ایکیوریٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر ہمیں LFT کروانی ہے تو ہم لیور کا فنکشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ پراپر ورک کر رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے ہارٹ کے جو ہمیں ECG کروانی چاہیے، ایکو کروانے چاہیے، تاکہ اگر وہ پراپر ورک کر رہا ہے ہارٹ تو یہ ایک اچھی سائن ہے، لیکن اگر اس کے ورک میں کہیں ہمیں کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہوگا فٹیج کا یا انسان کے تھکاوٹ کے شکار ہونے کا۔ اسی طرح جب ہم بلڈ CP کراتے ہیں تو اس میں ہم خون کی مقدار کا تعین کرتے ہیں کہ اگر مریض خون کی کمی کا شکار ہے تو یہ ایک واضح ریزن ہے فٹیج میں مبتلا ہونے کی مریض کے، کہ یہ تو خون کی کمی، اینیمک اور ظاہر امیون سسٹم متاثر ہو رہا ہے تو مریض فٹیج کا شکار ہوگا۔ اسی طرح سے ہم TSH، T3، T4 ٹیسٹ کرواتے ہیں تھائرائیڈ کو چیک کرنے کے لیے کہ کہیں مریض تھائرائیڈ کا شکار تو نہیں ہے، کیونکہ اگر تھائرائیڈ کی کمی یا زیادتی، دونوں صورتوں میں مریض تھکاوٹ کا یا ہائپر ٹینشن کا بہت زیادہ شکار ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ سارے ٹیسٹ اینی ہاؤ کمپلیٹ کرانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پھیپھڑوں کے بھی ایکس رے ضرور کروائیں گے، چیسٹ ایکس رے کروائیں گے پھیپھڑوں کا فنکشن دیکھنے کے لیے، اور اس میں TB کا اگر ہمیں شک ہوگا تو ہم پھر واضح طور پہ جان جائیں گے کہ مریض تھکاوٹ کا شکار اسی لیے ہے کیونکہ اس کو TB کے سمٹمز واضح ہیں۔ بیسکلی یہ جو ٹیسٹ ہمیں لیبارٹری ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں وہ ESR لیول بھی ہم چیک کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بلڈ میں کہیں انفیکشن تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر بلڈ میں انفیکشن شامل ہو رہا ہے مینس کہ کوئی نہ کوئی آرگن کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ESR لیول پیشنٹ کا بڑھا ہوا ہے اور وہ تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ جب ہمیں کروا لیں گے ہمارے پاس ایک سالڈ ریزن آ جائے گی کہ یہ ریزن ہے، چاہے وہ نفسیاتی ہو، ذہنی ہو یا جسمانی، تو ہم اپنے پراپر طریقے سے مریض کا بہترین علاج کر سکیں گے۔ تو دوستوں اب آ جاتے ہیں ہم ہومیوپیتھک ریمیڈیز کی طرف سے، جو کہ ہم تھکاوٹ کے لیے مریضوں کو دے سکتے ہیں، اور اس ضمن میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گی ذہنی تھکاوٹ کا، کیونکہ آج کل کی جو ہماری بھاگتی دوڑتی زندگی ہے اور کمپیوٹرائز زندگی ہے، جس میں ہم ہر وقت آن لائن رہتے ہیں اور آن لائن ورک بھی ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات ورک ٹو ہوم جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی مستقل ذہنی تھکاوٹ کا شکار نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بلکہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان پر بھی کافی ذہنی تھکاوٹ کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں اگر ہم سب سے پہلے پریفر کریں گے اناکارڈیم 30 کو، بیسٹ ریمیڈی ہے فار ذہنی ٹینشن، ذہنی تھکاوٹ، اور اگر ہم دن میں 3 دفعہ اس کے 10 قطرے مریض کو دیں گے تو وہ اس طرح کی ذہنی تھکاوٹ سے بآسانی نجات حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھائی کا ان پہ بوجھ ہوتا ہے، بعض اوقات امتحانوں کا برڈن ہوتا ہے، تو اس ضمن میں اناکارڈیم 30 سب سے بیسٹ ریمیڈی ہے فار ذہنی تھکاوٹ۔ اسی طرح ہم آرنیکا اگر جسمانی تھکاوٹ بھی فیل کر رہے ہیں، ذہنی تھکاوٹ بھی فیل کر رہے ہیں، تو آرنیکا 30 بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اس کو بھی ہمیشہ اسٹوڈنٹس اور جو ذہنی کام کرتے ہیں لوگ ان کے لیے آزمایا گیا ہے، اور اگر کسی ڈپریشن، ٹینشن یا اور کسی انفیکشن، ان کے علاوہ اگر صرف ورک لوڈ کی وجہ سے یا
बर्डन ऑफ स्टडी की वजह से कोई थकावट हो रही है तो इसमें बेस्ट रेमेडी है आर्निका 30। हाँ, आर्निका 30 उस सूरत में ज़्यादा अच्छा काम करेगी जबकि जहनी टेंशन के साथ साथ आपकी जिस्मानी थकन भी हो। मीन्स कि आपको प्रोलॉन्ग बैठना पड़ रहा है या प्रोलॉन्ग सफ़र करके कहीं जाना पड़ रहा है अपने ऑफिस के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आप इस सूरत हाल में आर्निका 30 यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेस्ट रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। इसी तरह अगर हम आर्सेनिक एल्बम की तरफ जाएंगे तो अगर हमें थकावट के साथ बेचैनी भी हो, अगर हम मरीज में देख रहे हैं कि वो बेचैन है और साथ ही थकावट का शिकार भी है, आर्सेनिक एल्बम 30 बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। इसी तरह अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मरीज़ आया है जिसके वो मोटापे की तरफ भी माइल है और वो पहले की बनिस्बत ज़्यादा फैटी हमें लग रहा है और साथ साथ वो थकावट का भी शिकार है, तो हमारी फर्स्ट चॉइस हमेशा कलकेरिया का 30 की सूरत में होनी चाहिए। बेस्ट रेमेडी है ऐसे मरीजों के लिए जो कि जहनी थकावट के साथ साथ मोटापे का शिकार हो रहे हैं या जिस्मानी थकावट भी अगर उनमें पाई जाती है तब भी वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो कलकेरिया का 30 इसमें बेहतरीन काम करेगी। गर्मियों के मौसम में अगर पसीने का ज़्यादा अखराज हो और हवाई सफ़र भी मरीज़ में रुझान ज़्यादा हो हवाई सफ़र का, और इस तरह की हमें थकावट नज़र आए कि हवाई सफ़र से वो थकावट का शिकार हो गए या फिर ज़्यादा रतूबात जो अगर पानी की पसीने की सूरत में खारिज हुई, तो चाइना 30 एंड 200 बेस्ट रेमेडी हैं। अगर हम रतूबातें जो ज़िंदगी हैं जैसे कि ज़्यादा रोने से, ज़्यादा पसीना बहाने से और कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन के शिकार मरीज़ों के लिए बेस्ट रेमेडी है चाइना 30। अगर हम देखें कि वो गर्मी में निढाल से हैं और लू का शिकार हो गए हैं, तो हमारी पहली चॉइस होनी चाहिए चाइना 30 या 200, इंशाल्लाह बहुत जल्द अफाका करेगी। इसी तरह नींद या बेख्वाबी के शिकार जो मरीज़ मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, जब हम मरीज़ की हिस्ट्री लेंगे और उसमें बेख्वाबी और नींद की कमी हमें नज़र आएगी, तो काफिया 200 बेस्ट रेमेडी है। एक डोज दिन में हम देंगे मरीज़ को और इंशाल्लाह ना सिर्फ उसकी बेख्वाबी दूर होगी बल्कि उससे पैदा होने वाली थकावट और पर्समगदी जो होती है उसमें भी काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। यहाँ मैं एक बहुत अहम रेमेडी का जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ कि जो कि असाबी और ज़हनी थकावट के लिए अक्सर है। अक्सर औक़ात जो मरीज़ हैं वो असाबी थकावट का शिकार होते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले इस थकावट का शिकार हो जाया करते हैं, जबकि उन पर पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और इम्तहान बहुत नज़दीक होते हैं और वो ज़हनी तौर पर और असाबी तौर पर भी थकावट का शिकार होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है जलसीमेम 30। इसकी अगर हम 3 टाइम अ डे 5 ड्रॉप्स लेंगे मरीज़ को तो बेस्ट है उनकी जो ज़हनी थकावट और साथ साथ असाबी थकावट में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। इसी तरह ख़वातीन के लिए जो एक बहुत ही उम्दा रेमेडी हमारे पास है वो है सीपिया। जो ख़वातीन दिन भर के काम काज से थक जाती हैं उनको चाहिए कि वो सीपिया 30 का ज़रूर इस्तेमाल करें, उनके लिए बेस्ट रेमेडी है और इंशाल्लाह सीपिया 30 के इस्तेमाल से उनको अपनी इस थकावट को दूर करने में बहुत जल्द अफाका होगा। इसी तरह अगर ज़रा सा चलने पर थकावट हो जाए और वो मरीज़ चलने से इनकार कर दे बग़ैर किसी रीज़न के, मीन्स के उसको ना कोई जोड़ों के दर्द का मसला है, ना बुखार है, ना फीवर है, ना कोई इन्फेक्शन है और बस वो सिर्फ चलने से थक जाता है, तो कार्बोवेज 30 बेस्ट रेमेडी है इस ज़मीन में। इसी तरह अगर कोई मरीज़ ऐसा आता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा गुस्सीला है और साथ साथ वो आराम तलब भी है, मीन्स कि वो ज़्यादा कामकाज का आदी नहीं है या उसका जो वर्क आउट है वो ऐसा है कि वो बैठने का काम ज़्यादा करता है, तो हम उस सूरत में सबसे पहली रेमेडी जो देखेंगे वो है नक्स वामिका। नक्स वामिका बहुत जल्दी असर करेगी ऐसे मरीज़ों पे जिनका काम बैठने का है या वो बैठे रहने के आदी हैं, साथ में चाय, कॉफ़ी
اور اس طرح کی چیزیں مشروبات پینے کے عادی ہیں اور بہت چڑچڑے غصیلے مزاج کے لگیں گے تو ان کے لیے نگ سوامی کا بہت جلد اثر کرے گی۔ تو دوستوں یہ تھی میری آج کی بلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں بتائی گی جو میں نے ریمیڈیز ہیں وہ ایز پر سمٹمز آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی رہی ہوں گی اور انشاءاللہ فائدہ مند بھی ہوں گی۔ لیکن میری وہی ریکویسٹ کہ سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجیے گا، اور سب سے پہلے کہ جو آپ کے سائن سمٹمز ہیں اور جو بیماریاں آپ کو اگر مریض میں نظر آ رہی ہیں لیبارٹری ٹیسٹ سے، تو پھر ہی آپ ان دواؤں کو اپلائی کیجیے گا، ورنہ بغیر کسی کیس ہسٹری کے، کیس ٹیکنگ کے کبھی بھی مریضوں پر اپنی دوائیں صرف اندازن کہ آپ نے سوچا کہ یہ بیماری ہوگی یا یہ بیماری ہے اس پہ یہ دوا اثر کرے گی، اس طرح نہیں کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔